बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का भी एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है, इस हवाले से हर पाकिस्तानी जो है वो कोई ना कोई सुख का सांस लेना चाहता है। इस हवाले से कोई एक अच्छी खबर सुनना चाहता है। ये महंगाई के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं और ख़ुसूसी तौर पर गुज़रे साल के हवाले से बात करेंगे कि सन 2020 में महंगाई वो कितनी ज़्यादा हुई और लोगों को इस महंगाई की वजह से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं आपको बताता चलूँ कि सन 2020 जुलाई में जब दुनिया भर की रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है 9.3%, जो कि वैसे ही ये साल कोई आसान साल नहीं था। बहुत सारी मुश्किलात थी, रुकावटें थीं, परेशानियां थीं, मुश्किल वक्त थे और उसमें साथ महंगाई का आ जाना ये एक बड़ी तकलीफ दह बात है। तो अवाम अभी भी वो परेशान है और अवाम को एक खौफ अभी भी उनके सर पे मंडला रहा है कि कहीं ये ना हो कि फिर से महंगाई शुरू हो जाए। वैसे छोटे छोटे टीज़र जो हैं वो मिलते रहते हैं, कभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, कभी किसी चीज़ की कीमत में इजाफा हो रहा है। एक तो ये महंगाई और उसके साथ साथ ये माफिया, मुख्तलिफ किस्म के माफियाज ने जो बुरा हाल किया, जिनकी वजह से कभी आटा नहीं है, कभी चीनी की कीमत 100 रुपये हो गई है, कभी टमाटर 400 रुपये किलो हो गया है, कभी अदरक की कीमत कुछ हो गई। तो ये भी अलग अलग तरीके से जो है अवाम को तकलीफ पहुंचती रही है महंगाई के हवाले से। डॉलर की कीमत कहाँ की कहाँ चली गई। जिन लोगों का ये कुछ अर्सा पहले कोई 20,000 में गुजारा होता था, आज उन गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, आम लोग जो पाकिस्तान में अक्सरियत हमारे गरीब बहन भाइयों की है और अब उनका 40,000 में गुजारा नहीं होता है। नौकरियां नहीं है, काम करने के जो है जो औकात हैं वो बदल चुके हैं। तकरीबन परेशानियां जो है ना वैसी की वैसी ही हैं। तो 2021 में हमने किस तरह निमटना है, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको क्या फैसले लेने हैं कि महंगाई में कमी आ सके, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब ताहिर रिजवी साहब। आप एक तजियाकार है, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइए कि महंगाई जो है ये 2020 में और 2021 में कोई फ़र्क आएगा? देखिए, महंगाई के बारे में मैं ये कहूँगा कि महंगाई एक सफ़र का नाम है। अच्छा। महंगाई चलती रहती है। अब इसमें होती है फीलिंग की बात कि कहाँ हम उसे ज़्यादा फील करते हैं। अब मैं आपको मिसाल दूंगा कि एक ज़माने में 20 रुपये तनख्वाह होती थी और लोग उसमें गुजारा करते थे। फिर वो ग्रेजुअली बढ़ती रही। जहाँ जहाँ महंगाई बढ़ी वहाँ वहाँ फिर आमदनी के जराए भी बढ़े, सोर्सेज भी बढ़े। कहाँ आके बैकलॉग आता है, हमें उसके ऊपर तवज्जो की जरूरत है। और इसमें ये जो महंगाई की दो किस्म होती हैं। एक ही होती है कि आपने एक प्लॉट की कीमत पूछी 5 साल पहले, सही, आपको बताया 25 लाख रुपए, और फिर आप 2-3 साल अपने काम में लगे रहे, कहीं जिक्र हुआ, आपको पता चला वो प्लॉट 50 लाख का हो गया। तो आपको 2-3 साल में वो फील हुआ कि ये महंगाई हो गई है, ये इस चीज की प्राइस बढ़ गई है। एक वो होती है जो हमें रोज फील होती है, ज्यादा खतरनाक वो है। हालांकि अगर एक आदमी को मकान बनाना है, 25 लाख रुपए का मकान है और वो 3 साल बाद अगर 50 लाख या 60 लाख का हो गया तो वो तो बहुत उसके लिए तकलीफ दे। ठीक है जी। लेकिन फील क्या होता है? फील होता है पेट्रोल पे अगर 1 रुपए बढ़ गए वो फील होते हैं, गंदम में बढ़ गए वो फील होते हैं। फीलिंग की बात होती है। अब जैसे सर्दी का मौसम है, न्यूज कैफे, तो एक बात कहूंगा, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम वेदर देखते हैं उसमें लिखा फील लाइक 17, फील लाइक 19। इसमें फीलिंग का भी मसला होता है। मसला ये होता है कि जब आपकी आमदनी अच्छी होती है तो आप उसको फील नहीं कर रहे होते। महंगाई ट्रैवल कर रही होती है, महंगाई चल रही होती है अपनी जगह, वो अपना आहिस्ता आहिस्ता सफर जारी किए हुए होती है। महसूस कब होती है? कि जब आपकी आमदनी कम हो जाती है। सही। तो ये आमदनी कम कैसे, मतलब इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है और उसके साथ साथ जो हमारी जो कुव्वत खरीद है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, जरा इस हवाले से बात करेंगे हम। दोस्तों एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहता हूँ मैं न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में आज हमारे साथ जनाब ताहिर रिजवी साहब मौजूद हैं। आप एक तजिया कार हैं और आपसे हम बात कर रहे हैं महंगाई की इस सूरत हाल के हवाले से कि सन 2020 में महंगाई के हवाले से हमें बड़े एक तलख तजुर्बात से गुजरना पड़ा। क्या 2021 में भी इसी तरह महंगाई होती रहेगी या इसको हम अलग तरीके से डील कर सकते हैं? इसी हवाले से बात हो रही है। सर, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कुव्वत खरीद के हवाले से। आपने कहा कि महंगाई का होना ये एक नॉर्मल सी बात है, हमेशा से महंगाई होती रही, चीज़ें अपनी कीमत जो है उनकी बढ़ती रही है। असल मसला तब होता है जब बैलेंस तब खराब होता है जब कुव्वत खरीद वो मुतासिर हो जाती है। तो कुव्वत खरीद जो है वो हम पाकिस्तानियों की किस तरह मुतासिर हुई? डॉलर की कीमत की बढ़ जाने की वजह से या इसके और भी कुछ मतलब? चूंकि हम बात कर रहे हैं 2020 की, तो 2020 में जो कुव्वत खरीद डिस्टर्ब हुई और जो महंगाई हुई और जो दूसरे सरकमटेंसेस थे, उसमें कोरोना का बहुत बड़ा अमल दखल है। अच्छा, हाँ, उसमें बहुत ज्यादा कोरोना का अमल दखल है और कोरोना भी हमें शायद सेव कर जाता अगर हमारी पॉलिसीज शुरू से ही ऐसी होती जो प्रोटेक्टिव होती। हमने कभी इस बात का ख्याल नहीं किया कि कभी कोई नागहानी आफत आएगी या कभी कोई ऐसे सरकमटेंसेस आ जाएंगे जब दुनिया में, तो हम उस वक्त क्या करेंगे। हमने उसकी तैयारी नहीं की थी। हमें जो ज्यादा महसूस हुई महंगाई, वो इसलिए महसूस हुई कि हमारी तैयारी नहीं थी। अगर हमारी तैयारी होती, अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर होती, अगर हमारा निज़ाम अच्छा होता, यानी हम आपने बहुत अच्छा कहा था, हम माफियाज में ना जकड़े हुए नहीं होते, हमें ये फील नहीं होता। हमारी कुव्वत खरीद मुतासिर होने की एक वजह कोरोना है, लेकिन चूंकि कोरोना से पहले कभी तैयारी नहीं की गई थी, कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई कि जी मुल्क की इकोनॉमी अगर डिस्टर्ब है तो उसको आगे लिया जाए, हमारा ग्रोथ रेट अगर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाया जाए, जीडीपी को देखा जाए। ये किसी ने भी देखा, कर्जा लिया मुल्क चलाया, कर्जा लिया मुल्क चलाया। एट द एंड जब ये आफत आई तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सके। ये इसकी वजह है, जो मेन वजह है महंगाई की। उसके साथ साथ माफियाज। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं, 5 चीजें अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले, 5 चीजें, तो ये इतना महसूस नहीं होगी। चीनी, आटा, गैस, बिजली और पेट्रोल, ये चीजें ना अटैक करती हैं डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट अटैक इस तरह करती हैं कि रोजाना हर तीसरे दिन तो आटा आता है ना घर में जी। अच्छा, हर महीने गैस का बिल देना पड़ता है, हर महीने बिजली का बिल देना पड़ता है और हर रोज आप अपने पेट्रोल डलवाते होंगे। और दरअसल यही अखराजात, छोटे छोटे अखराजात जो होते हैं, ये कमर तोड़ते हैं, कमर भी तोड़ते हैं और ये उसका ज्यादा एहसास दिलाते हैं। क्योंकि अगर महीने की 25 तारीख को आपके पैसे खत्म हो गए, आपने जाना तो है ना ऑफिस। हाँ। अब आप जब पेट्रोल लेंगे और जाके पैसे आपके पास कम होंगे तो आपको फील होगा कि नहीं, ये क्या हो गया, ये महंगाई हो गई। क्योंकि आपने पिछले वीक देखे थे कि पेट्रोल के रेट थे 115 या 110, 2 रुपए बढ़े। फिर आपने देखा बिजली के, फिर आपके बिजली का बिल आया महीने पे, आपने वो देखा कि पिछले महीने तो ये 20,000 था, एकदम ये 25,000 हो गया। तो ये अच्छा, ये दुनिया में हर जगह रेट बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोग अपनी आमदनी को सेट करते हैं, अपनी आमदनी के जराये को सेट करते हैं। हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने कंट्रोल भी नहीं किया। देखिए, बहुत सारी महंगाई माफियाज की वजह से होती है। ठीक है, माफियाज के हवाले से हम बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ टेलीफोन मौजूद है, इनसे जरा देखते हैं कौन है कि और कहां से इन्होंने फोन किया और क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, फ़हीम शहाद अर्ज कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम शहाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मेहमान की खिदमत में भी सलाम। वालेकुम सलाम। सर, महंगाई का मसला ये है कि देखिए, तरजीहात पे है। जब अच्छा। हुकूमत आई तो उसकी तरजीहात को पहले आने से पहले उनकी 22 साल की जद्दोजहद अपनी थी, लेकिन आखिरी जब लम्हे में वो माफिया शामिल हुई, जिसने इलेक्शन होल्ड करवाया, जिसने फंडिंग की, जिसने जलसे में पैसे लगवाए, जिसने, तो रिकवरी के लिए उन्होंने कहा इनकी तरजीहात बदल दो। इन्होंने क्या समझाया कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि भाई फला फला से रिकवरियां करनी है, तुमने फला फला को जलील करना है। अब ना उन्होंने तरजीहात इस पे रखी कि महंगाई को कैसे बिजली, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी किस्म की ग्रॉसरी वगैरह, उस पर उनकी तवज्जो ही नहीं गई। उनको पहले ही, जैसे कहते हैं ना, बहू को दाखिल लगे, सास को देखना, नंदोई को देखना, फला को देखना, वो बेचारी अपने घर के जो काम नहीं संभाल पाती है, वो नाकाम हो जाती है। इसी तरह इनकी तरजीहात बदल गई।
आए ये 22 ठीक है। साल की जद्दोजहद के बाद से। ठीक है, लेकिन इन्होंने- ये आपका मुशाहिदा है शहाद साहब, हम आपकी राय का एहतराम करते हैं। मुझे बताइए कि कोई आपके पास हल क्या है इसका, कुछ ऐसा हल जो हुकूमत जो जी 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 आप मिडिल मैन को जो लोग है ना, जो एक यहाँ से मैं धनिया लगाता हूँ या प्याज 20 रुपए मुझसे 20 से 5 रुपए किलो लेके जा रहे हैं और वहाँ 70 रुपए किलो बिकवा रहे हैं मार्केट में। वो जो पैकेट वाले हैं ना, उन पे तवज्जो दे रहे हैं। जो बीच के लोग होते हैं उनको पकड़ के टांग दें। यकीन करें आपका जीरो रेटेड महंगाई हो रही है। तो चैलेंज के साथ कहता हूँ इंशाल्लाह ताला से मिडिल मैन को गायब करके डायरेक्ट कस्टमर और उनको ला दें प्लीज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। तो इनका कहना है कि चीज़ें ये बात किसी हद तक बड़ी सही बात कर रहे हैं कि एक तो चलो चीज़ की कीमत बढ़ गई है, उसकी जो सरकारी उसके जो नरख हैं वो आ गए हैं, ठीक है, और उस पर भी चीज़ नहीं मिलती है। बीच में वो इतने वो मतलब लोग होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब एंड यूज़र तक जब चीज़ पहुंचती है तो वो तो उसकी कीमत कुछ और ही होती है। सरकारी नर्क जो होते हैं उस पर चीज क्यों नहीं बिकती? मुझे बताएं फ़हीम, इसमें किसका कसूर है? इसमें गवर्नमेंट इंतजामिया इम्प्लीमेंटेशन का, कराने वालों का इदारा। जी, जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वहां क्या होता है? वहां पर पैसा चल रहा होता है। कभी कोई आपने सुना होगा, सारी महंगाई का जितना भी गवर्नमेंट का फोकस होता है या हमारे दूसरे लोगों का फोकस होता है रमजान में होता है। बस एक रमजान में ना हर फ्रूट के ठेले पे डीसी खड़ा होता है, चेक कर रहा होता है, हर दुकान में जाके लिस्ट चेक कर रहा होता है। रमजान खत्म होते हैं, कोई ईद खास खत्म फर्क होती नहीं है। पड़ता आपको? कभी मिले उस कागज के मुताबिक नहीं, रमजान नहीं, हो या कोई- कुछ भी हो, मुहर्रम कोई हो, फर्क नहीं होता। कभी- वो क्या करते हैं, ऊपर जो है ना वो साफ सुथरा रख देते हैं, नीचे खराब चीज रख देते हैं। जो रेट कम भी रखते हैं ना तो उसमें वो माशाल्लाह, हम लोग तो आपको पता है ना कितने मतलब किस तरह के लोग हैं हमारे यहाँ। वो क्या करते हैं, नीचे खराब चीज रख दी ऊपर। अब उसके बाद उसने 2 ऊपर से अच्छे उठाए, 2 नीचे से गंदे उठाए और उठा के मिक्स करके दे दिया। वो रेट भी जो कम करते हैं ना उसमें फिर क्वालिटी को गिरा देते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है पूरा, उस सिस्टम के मुताबिक होना चाहिए। इसमें देखिए हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं और हमारे यहाँ टमाटर के रेट या आलू के रेट या हमारे यहाँ सब्जी के रेट अगर ऊपर होते हैं तो देखिए इसमें मेरा कसूर नहीं है, उसमें कसूर उनका है कि जिनको इस पे नजर रखनी है। फल और सब्जियां तो बहुत सस्ती होनी चाहिए, और क्योंकि हम एक ज़राई मुल्क हैं तो हर गरीब आदमी का बच्चा भी उसे वो भी फल खा सकता होना चाहिए। यहाँ पे इतना वो मतलब सब कुछ इजी एक्सेस में होना चाहिए सबके। मगर खैर बदकिस्मती से हमारे यहाँ मामलात कुछ दूसरी जानिब जा रहे हैं। तो ये जिस जानिब इन्होंने तवज्जो दिलाई है शहाद साहब ने, क्या इस मामले को भी कंट्रोल किया जा सकता है? हुकूमतें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं कि वो कमिश्नर साहब की ड्यूटी लगा दी, वो जो रेलिवेंट ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर आ गया कि देखें आपके इलाके में ऐसे होना चाहिए। वो भी कोई 5, 10, 15, 20 केसेस जो है ना वो सामने रोज लेके आ जाते हैं, मगर उससे भी कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा तरीकाकार अपनाना चाहिए? देखिए जी, वही तरजीहात, सबके पास प्रायोरिटी होती है ना। मेरे पास भी किसी कोई काम मैं कर रहा होता हूँ तो मेरे पास प्रायोरिटी होती है कि ये काम मुझे पहले करना है, ये बाद में करना है। सारा मसला होता है गवर्नमेंट, हमेशा गवर्नमेंट की तरजीहात होती हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी लेवल पे हमारा क्या काम है। इस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये है कि इसका टारगेट ही नजर नहीं आता कि इसकी तरजीहात क्या है, इसकी प्रायोरिटीज क्या है। प्रायोरिटीज नजर आए ना तो सारी चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। अगर वो ये सोचें कि हमें महंगाई को कंट्रोल करना है और इसको प्रायोरिटी पे रखें तो ये बड़े आराम से हो जाएगा, इतना मसला नहीं है ये। देखिए हमारे यहाँ हम और फिर माफियाज आ जाते हैं। अब जब गवर्नमेंट के आसपास खुद माफियाज होंगे तो फिर गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी? ठीक है सर, तरजीहात के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूंगा और इस हवाले से भी कि आपको नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट को इस महंगाई के अलावा कोई बेशुमार चैलेंजेस का सामना भी है? क्या वो भी इन सारे मामलात में के बीच में रुकावट है? इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहता हूं मैं न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में हमारे साथ जनाब ताहिर रिजवी साहब मौजूद हैं जिनसे हम महंगाई के मौजू पे बात कर रहे हैं। आपने कहा कि तरजीहात ये वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी। महंगाई को ख़त्म करने के लिए आपकी तरजीह जो है वो महंगाई को ख़त्म करना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं, मगर इसके साथ साथ क्या आपको ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है कि
वो मतलब हर मतलब जिस तरफ आप नजर दौड़ाएं वहां पे उनके लिए एक मुश्किल खड़ी है। तो उनके लिए भी अगर थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर देखें तो क्या वो इससे कहीं बेहतर इस सारे मामले को देख सकते थे? इस हवाले से एक पूछना सवाल करूंगा फ़हीम साहब कि हमारी गवर्नमेंट को ये चैलेंजेस हैं, दुनिया में और दूसरी गवर्नमेंट को चैलेंजेस नहीं होते? नहीं, स्पेशली सारी गवर्नमेंट को चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस बिल्कुल हैं। जैसे गुर्बत, हम एक गरीब मुल्क हैं, कर्जों में डूबे हुए मुल्क हैं, हम अपना कनाडा के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है? हम यूरोपियन कंट्रीज की तरह, जिस तरह हमारे बॉर्डर पे सरहद पे दुश्मन खड़ा है, वो मुसलसल मामला जो है वहां पे चलते रहे, और मतलब और भी इस किस्म के बेशुमार वाकयात जो हैं। हर जगह दुश्मनी है फ़हीम साहब, इसको हम नहीं इससे रिलेट कर सकते कि जी गवर्नमेंट अगर मुश्किल में पड़ी हुई है तो इसका मतलब है आवाम महंगाई सहे। ये नहीं, ये इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। देखिए मेरी बात सुने, मैं इस वक्त तनकीद नहीं कर रहा, अच्छी चीज है, चलो ठीक है। तनकीद बराए इस्लाह के हम हक में हैं। मैं एक चीज से रेफरेंस देना चाहता हूँ, क्या लंगर खाने बनने से महंगाई खत्म हो जाएगी? लंगर खाने हुकूमत ने अपने पैसों से क्या बनाए हैं? वो उसका हुकूमत से कोई वास्ता नहीं है, बस हुकूमत ने जगह दी हैं, वो सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है वो मैं यही कह रहा हूँ, जेडीसी और सैलानी इस तरह के इदारों को उसमें आगे आना चाहिए, वो करना चाहिए। गवर्नमेंट को किस पे फोकस करना चाहिए कि रोजगार के जराए। जब तक आप रोजगार के जराए नहीं पैदा करेंगे, जब तक आप इकोनॉमी की तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, जब तक आपकी एक कांस्टेंट पॉलिसीज नहीं आएंगी, आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ कांस्टेंट पॉलिसीज नहीं है। एक सेक्रेटरी आता है ना, एक सेक्रेटरी आता है, उसके बाद दूसरा सेक्रेटरी 3 महीने बाद जाता है, तो पुरानी वाली सारी, मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, हुकूमत तो बहुत 5 साल बाद या 3 साल बाद या 2 साल बाद चेंज होती है। यहाँ पर पोजीशन ये है कि एक सेक्रेटरी चेंज होता है, जब वो दूसरा वाला सेक्रेटरी आता है तो पिछले वाले के सारे काम को इधर उधर कर देता है। दूसरी बात ये, कंज्यूमर को खुद भी अपना देखना तो है। इसको आप क्या कहेंगे, करप्शन नहीं कहेंगे क्या? ये करप्शन तो मैं कह रहा हूँ हर जगह बिल्कुल, यानी कि खत्म नहीं हुई है और बढ़ गई है। सही है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? फहीम इम्तियाज पाकिस्तानी है आपके साथ। जी इम्तियाज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? हजरत, महंगाई के हवाले से तो यही कहेंगे कि कुछ गलती आवाम की भी है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मशवरा दिया था कि मुर्गियां खरीदें, मुर्गियां पालें, तो आज अगर 2.5 साल पहले मुर्गियां पाल लेते तो आवाम के वारे न्यारे हो जाते। 20-22 रुपए का अंडा है, तो थोड़ी सी गलती हमारी जो रह गई महंगाई की बात। तो यार मेरा तो ख्याल है कि एक ही दफा जहर दे के 22 करोड़ आवाम में जो है उन सबको मार दे। ये अंडा 22 रुपए का और जनाब आटा 80 रुपए का, और इसका मतलब है कि फहीम भाई आपके औलाद की औलाद जब होगी तो एक अंडा 1000 रुपए तक का पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ा जुल्म है महंगाई। जब महंगाई होती है इसका मतलब ये है कि सारे लोग ब्यूरोक्रेट्स और ये मेम्बरान सारे चोर होते हैं। इनकी चोरी की वजह से आवाम सजा भुगतती है। और रह गई बात के बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई, और दुआ ही दे सकते हैं और क्या करेंगे। अल्लाह इनको हिदायत दे। कोरोना आया मान जाए, वरना इससे बड़ी कोई आफत हम सब पे आ सकती है अगर अपनी रविश का चेंज ना किया गया तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। इन्होंने जो कहा इस हवाले से बात करेंगे हम। एक वक्फा आ गया, वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहता हूं मैं न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में हमारे साथ जनाब ताहिर रिजवी साहब मौजूद हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं महंगाई के मौजू पे। वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे, इम्तियाज साहब। उन्होंने कहा कि या तो ऐसा किया जाए कि पूरी आवाम को एक दफ़ा ही जहर दे के मार दिया जाए। मतलब ये एक आवाम की जानिब से एक तकलीफ का इजहार है, और जो सही बात नहीं है। इसका मतलब है कि लोग खुश नहीं हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोग खुश क्यों नहीं है? इस वजह से कि महंगाई है, बिल्कुल है, लेकिन लोगों को अपने राइट्स भी नहीं पता। देखिए, कंज्यूमर का एक राइट है, खरीदने वाले का भी एक हक है, कानून मौजूद है, NGOs मौजूद है। मैं भी जानता हूँ एक कंज्यूमर एसोसिएशन है, और मैं अक्सर देखता रहता हूँ, उनके ग्रुप पे हूँ, तो उनको जब कंप्लेन आती है तो फौरन वो उसके ऊपर रिएक्शन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है फ़हीम साहब, गवर्नमेंट की बिल्कुल है कसूर, मैं इस पर कोई वो नहीं करूंगा, उनकी कोई वकालत नहीं करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मेरा भी है। मेरे इलाके में अगर कोई महंगा बेच रहा है
तो मुझे चाहिए ना कि मैं कंप्लेन करूं, कोई कंप्लेन नहीं करता। घर पे आके बेगम जरूर कहती है कि ये इतना महंगा है, लेकिन उसने भी कभी ये नहीं सोचा कि मैं कंप्लेन करूं। जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे, आप उसको पकड़ेंगे नहीं, कैसे होगा? ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि गवर्नमेंट जाके एक एक दुकान को पकड़े। दूसरी बात जो बेहतरीन है वो ये, जब कभी ऐसा हो ना, आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दें। अक्सर अब रमजान में देखते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करते होते हैं, ये फ्रूट छोड़ दो, ये चीज महंगी हो गई। देखिए सप्लाई एंड डिमांड होती है। सब्जियों और फलों के हवाले से तो बहुत इफेक्टिव है ये वाला फॉर्मूला जिसकी आप बात कर रहे हैं। आप अगर छोड़ देंगे, वो कहाँ लेके जाएंगे? केला 2 दिन में खराब हो जाता है, या फ्रूट है खराब हो जाते हैं। वो कैसे अल्टीमेटली जब उनके पास स्टॉक ज्यादा हो जाएगा, वो सेल करेंगे, सस्ता करेंगे, कोड़ियों के भाव निकालेंगे। अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये चीज महंगी है ना, छोड़ दें, 2 दिन बाद खा लेंगे। 2-3 दिन 5 दिन अगर छोड़ेंगे, उसके बाद जरूर उसकी प्राइस पे फर्क आएगा। तो आवाम का एक पेज पे होना जरूरी है, एक पेज पे होना जरूरी है। और अपने राइट्स के बारे में जो मेन थिंग है वो ये कंज्यूमर राइट। आपका राइट है, आप वॉच करें। आपको आटा कोई महंगा दे रहा है, आप उसको पकड़ें, उसकी कंप्लेन करें। आपको कोई फ्रूट महंगा दे रहा है, आप कंप्लेन करें। चलें, आप कंप्लेन नहीं कर सकते ना, आप छोड़ दें। आप वो फ्रूट ना खाएं, दूसरा खा ले फ्रूट। लेकिन नहीं, हमें वो फ्रूट भी लेना है, महंगा भी लेना है, और महंगाई को बुरा भी कहना है, ये हाल नहीं है। एक हफ्ता फ्रूट के बगैर अगर रोजा खोल लेंगे तो मेरे नहीं ख्याल को टेंशन हो जाएगी हमें, मगर ये हमेशा ऐसे ही होता है। एक हफ्ता आप अगर ना लें, वो जो जिनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, वो चीज अगर मत खरीदें, तो वाकई कीमतें जो है ना वापस आना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैं आपको शुगर की मिसाल दूंगा। मेरे पास घर पे 2 लोग हैं, और वो तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 1 किलो या 1 किलो शुगर 2 से 3 दिन में खत्म हो जाती है। ठीक है। जो स्टाफ है हमारा, फैमिली स्टाफ, अब वो लोग इतनी शुगर वो मतलब पीते हैं, इतनी चाय में। मैं अक्सर मना करता हूं, मैं कहता हूं देखो पैसों की बात नहीं, ये ना समझना कि पैसे, बल्कि ये तुम्हें नुकसान भी पहुंचा रही है। हाँ। हम ये नहीं सोचते। अब शुगर अगर महंगी हो गई है, चीनी महंगी हो गई, आप छोड़ दो ना, 2 चमचे की जगह 1 चीनी तो वैसे ही व्हाइट पॉइजन है, लेकिन हमें वो व्हाइट पॉइजन लेना भी है। तो फहीम, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे भी सोचनी है। आप जब डिमांड कम कर देंगे, आप नहीं यूज करेंगे चीनी, क्या करेंगे हम? चीनी माफिया क्या करेगा? ये माफिया को मारने के लिए सबसे बड़ा हल ये अवाम, गवर्नमेंट को तो करना ही है, लेकिन अवाम भी बहुत इसमें पार्ट अदा कर सकते। सही है सर। एक और चीज आप बात कर रहे थे कुव्वत खरीद के हवाले से कि अवाम के माशी तौर पे अगर हालात बेहतर हों तो महंगाई नहीं लग रही होती है। ठीक है, तो अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से एक खास वक्त जो है वो तय किया गया है कि इस वक्त तक जो है दुकानें खुलेंगी, सारे कारोबार, तजारती मराकज़ जो हैं वो सारे इस वक्त तक खुले रहेंगे। अभी एक बहुत अजीब सी चीज़ हो रही है। मैं कल एक दुकानदार के पास, मैंने वहाँ जाके पूछा, मैंने कहा ये 10:30 हो गए हैं, तो आजकल वक्त क्या है दुकानों के बंद होने का? तो उन्होंने कहा कि वक्त तो फहीम भाई 8 बजे का है, हम भत्ता दे रहे हैं, इस वजह से बैठे। मैंने कहा तो क्यों भत्ता दे रहे हैं आप, आपको नहीं लगता ये इलीगल है? तो उसने कहा कि वो क्योंकि जितने हमारे इर्द गिर्द जितनी भी दुकानें हैं वो सारी जो है खुली हुई हैं, वो सारे दे रहे हैं, तो हम अकेले क्यों दुकान बंद करेंगे अपनी? हमारा तो सारा ग्राहक जो है वो तो डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये पुलिस बंद करवाने की बजाय और लॉकडाउन पे अमल करवाने की बजाय वो भत्ता भी ले रही है। और अगर वो दुकानें वैसे ही खुली हैं तो उन्हें इजाजत दे देनी चाहिए, मेरा ख्याल है, ताकि लोग काम करें, उनके वर्किंग आवर्स बढ़े, वो कुछ खुशहाली आए। तो इस हवाले से क्या कहते हैं? बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया कुव्वत खरीद पर। तो इसका मैं एक शेर से इसका जवाब का स्टार्ट करूंगा कि गम गलत करना कोई मुश्किल नहीं, इंतकामन मुस्कुराना चाहिए। तो बात यह कि अगर आप की कुव्वत खरीद डिस्टर्ब हो रही है तो आपको चाहिए कि आप अपनी इनकम के सोर्सेज बढ़ाएं, आप अपनी सेविंग करें। जो मैं जो समझता हूं, सबसे पहले तो आप सेविंग करें। आप देखिए कौन महंगा दे रहा है, वहां से आप सेव करें, और आप अपने सोर्सेज बढ़ाएं, मेहनत करें, ज्यादा मेहनत करें। हमारे हाल ये फहीम साहब, काम नहीं करना चाहते लोग चाहते हैं कि हम काम भी ना करें, हमारी सोर्सेज ऑफ इनकम भी बढ़ जाए, हमारी आमदनी भी बढ़ जाए, और हम महंगाई से मुकाबला कर लें। ठीक हो गया। एक कॉलर हमारे साथ यानी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो जी, कौन है हमारे साथ? याहिया हमीद बात कर रहा हूँ। याहिया भाई कैसे हैं? ठीक है सर, बड़ी मुश्किलों से आपकी कॉल आजकल लग रही है। पहले तो आपके मौजूद मेहमान को सलाम करना चाहूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे इतराज इस बात का, इन्होंने सारा मलबा आवाम पे डाल दिया। ऐसा नहीं है। नहीं, हुकूमत से शुरू किया था आपने, देखना शुरू किया। मैं पूरा प्रोग्राम देख रहा हूँ, लेकिन फहीम भाई मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। देखें, महंगाई ऐसी चीज नहीं है जो आपको आके 2 दिन में आ जाती है। महंगाई आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे सिर्फ डिपेंड करती है। जब आप अपनी हुकूमत जब अपने
एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहता हूं मैं न्यूज़ कैफे में। और न्यूज़ कैफे में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, जहां पे हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मौजू के हवाले से। आज बात करेंगे हम आगाही के हवाले से, और वो होगी ख़वातीन के हकूक के बारे में। आज हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में औरतों और बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात में 200% इजाफा हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि 90% वाक़यात वो शहरों में हुए, शहरी आबादियों में हुए। और ये जो रिपोर्ट ली गई है, रिपोर्ट तैयार की गई है, ये सारे उन वाक़यात को जो अखबारात में जो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं उन सबको इकट्ठा करके ये एक अंदाज़ा लगाया गया। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर ये वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं सोसाइटी में। और आज मतलब इस मॉडर्न दौर में क्या मतलब एक वो खातून के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अगर उसके साथ ज्यादती हो रही है तो वो किस तरह उसे इंसाफ मिल सकता है, और वो किस तरह दूसरी ख़वातीन के साथ होने वाली ज्यादती को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। और हम मर्द हजरात क्या किरदार अदा कर सकते हैं उसमें। हम सब लोग मिलके एक फर्द होने की हैसियत से हम लोग जो है अरे की क्या जिम्मेदारी है, इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। ख़वातीन पर तशद्दुद और कानूनी सजाएं क्या क्या है, ये हमारे प्रोग्राम का मौजू है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में माहिर कानून मौजूद है, वकील हैं आप, एडवोकेट हैं जनाब लियाकत अली खान साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ये लॉकडाउन में हम अभी तक तो ये समझते रहे हैं कि लोगों ने शायद घरों में रहने का ढंग सीख लिया है और फैमिलीज को टाइम दिया है उन्होंने, और मतलब ये उसका एक बड़ी ब्राइटर और पॉजिटिव साइड थी लॉकडाउन की। मगर ये इस रिपोर्ट ने तो हैरान कर दिया है कि तशद्दुद के वाक़यात में सिर्फ इस लॉकडाउन में 200% इजाफा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई, आपने आज इनवाइट किया। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जो लॉकडाउन के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, ना सिर्फ ये अखबारात के अंदर रिपोर्ट हुए हैं बल्कि केसेस भी आए हैं इसके ऊपर। जैसे फैमिली केसेस आए हैं ख़वातीन के अपने शोहरों के साथ झगड़े हुए, क्योंकि लॉकडाउन में ये था कि एक तो साफ ज़रे लोगों के पास कारोबार बंद थे और जो फैक्ट्रियाँ थी या जो दूसरे कारोबारी इदारे थे वो सब बंद थे और लोगों को अपने घरों में जो है ना सफ़र करना पड़ा। तो उसके बाद ये हुआ कि हम ये समझते थे कि शायद जो है ना अब कम से कम जो मर्द हजरात हैं उनको जो है ना ये मौका मिल गया है कि वो अपने बच्चों के साथ जो है टाइम गुजारेंगे। लेकिन हमने देखा कि उसके अंदर ये हुआ कि जब लोग घरों से नहीं निकले तो उनके घरों में इख्तलाफात हुए, जो मियाँ बीवी के झगड़े हो गए और फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई। तो उसके माशी मसाइल की वजह से भी इन सबको जगह मिलती है। इसके ऊपर तो माशी मसाइल तो बहुत पहले है ना, माशी मसाइल की वजह से जब ये झगड़े हुए तो बात फिर यह है कि जो उनकी ख़वातीन हैं वो नाराज़ होकर अपने वालिदैन के पास और कुछ कोर्टों में जो है ना वकला के पास केसेस के लिए आई जो है ना। तो केसेस भी हमने फाइल किए हैं और बहुत सारे फैमिलीज़ के साफ ज़रे कंप्रोमाइज़ में जाते हैं। तो इसके अलावा देखें, ये तो एक हम लॉकडाउन का मिसाल दे रहे हैं कि एक रिपोर्ट शाये हुई उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखें ख़वातीन के साथ मसाइल तो हैं जो ना, चाहे हालात बेहतर हों या ना हों जो ना, घरों में तो छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं जो ना। अब ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद के मुख्तलिफ अक़साम हैं उसमें घरेलू तशद्दुद भी आप कह सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जिसे हम कहते हैं जो ना, वो तो एक हर जगह पे है और उसकी तो आए दिन जो है शिकायतें मिलती हैं। इसके अलावा और भी जो वाक़यात हैं, जैसे ख़वातीन फैक्ट्रीज में काम करती हैं या जो है ना वर्क प्लेस पे काम करती हैं और जिनसी तौर पे हरासा किया जाता है। बिल्कुल, इसमें ज्यादती के वाक़यात भी होते हैं और इसमें हरासा भी किया जाता है उनको जो है वर्क प्लेसमेंट के ऊपर, फैक्ट्रीज के ऊपर। तो ये तो इश्यूज हमारे पास आते रहते हैं और इसकी कंप्लेंट्स भी मूव होती रहती हैं। लेकिन बात यह है कि हम ये देखते हैं कि इसकी जो रेशो है वो कम है। इसको ख़वातीन ज़्यादातर जो है ना छुपाती हैं और उसको रिपोर्ट नहीं करती हैं। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं जो वर्क प्लेसमेंट पे हरासमेंट है या जो फैक्ट्रीज के अंदर है, जो और कोई लोग किसी और ज़राए से तंग करें, आजकल तो एक नया इशू चला हुआ है कि उस साइबर क्राइम के वाक़यात भी बढ़ गए हैं। अब ख़वातीन को व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना मैसेजेस किए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह की वीडियोज़ भेजी जाती हैं, उसके ऊपर भी हरासमेंट किया जाता है। ये भी एक हरासमेंट के ज़मरे में आता है।
तो ये शिकायत भी आ रही है। पहले मिस कॉल होती थी, अब व्हाट्सएप के ऊपर बाकायदा जो है उसका नंबर हासिल करके उसको सेव करके उसको चीज़ें व्हाट्सएप करते हैं। ये भी एक तरह की जो हरासमेंट है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को अपने जो उनके घर के फ़र्द हैं उनको बताना चाहिए कि इस तरह की अगर कोई एक्टिविटीज़ उनके साथ हो रही हैं तो ताकि उसका एक सदेबाब हो सके। उसके लिए आप जो है ना कानून नाफिज करने वाले इदारे, अगर कोई आपको सोशल मीडिया के जरिए तंग कर रहा है तो उसके लिए साइबर क्राइम है आपके पास, कि आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके साथ किसी किस्म का कोई वाकया होता है उसके लिए पुलिस मौजूद है, वुमेन पुलिस स्टेशन मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए है कि आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। जब तक आप कानून का सहारा नहीं लेंगे तो ये चीजें चलती रहेंगी। जो ठीक है, पुलिस का सहारा लेने के हवाले से बात मैं करना चाहूंगा कि FIR के हवाले से भी एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि हमारी बात हो सके। टीवी की वॉल्यूम बंद है। रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है फहीम भाई, आप ठीक हैं? सब अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरीके से हंसता मुस्कुराता और प्रोग्राम हमें दिखाते हैं, खुद शाद रहे, आबाद रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जी भाई की बात बिल्कुल सही है कि हमें पुलिस से, असल में हमारा पुलिस का जो महकमा एक बड़ा नजर आता है कि बदनामी का, लेकिन मेरा एक जाती तजर्बा भी है कि आप ऐसे अफसरान हैं जो जिस तरीके से अभी हमारे इलाके मॉडल कॉलोनी और सौदाबाद एक हो गया है और वहाँ पे एक SHO आया है राना हसीब, बड़ा हॉनेस्ट आदमी है माशाल्लाह। मतलब एक मैंने बहुत सारे लोगों से मेरे ताल्लुक है, लेकिन मैं इस बार ये मॉडल कॉलोनी का SHO है, बहुत ऑनेस्ट आदमी है और इसके पास अगर आप अपनी कंप्लेन ले जाएं तो यकीन करें कि फिल फॉर उस पर एक्शन लेता है और वो उसका काम करता है। तो पुलिस मैन जो है वो हमारे दोस्त हैं। पुलिस में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो आपके मसले मसाइल हल करते हैं। भाई की बात बिल्कुल सही है, हमें सबसे पहले पुलिस को आगाह करना चाहिए। कोई भी मसला हो तो पुलिस आपका काम करती है और ये बैठी हमारे लिए है, हमारे मसले मसाइल। मैं जब एक दफा एक केस में गया, पहली दफा मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हर शहरी को जीने का हक है, अगर किसी ने किसी को ओए भी कहा वो मेरे पास आए, मैं उसकी दादागिरी खत्म करूं। ओए कैसे कहा उसने? तो भाई बात ये कि कोई भी बात हो तो पुलिस के पास जाएं आप। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि सारे ही मतलब पुलिस के अफसरान या एहलकार जो हैं वो एक जैसे ही हैं, ऐसा नहीं है। करप्शन तो हर शोबे में है और पुलिस के शोबे में भी है और अदलिया में भी है, मतलब आप ये सहाफत में भी है, हर जगह पे है करप्शन। हम खैर हम बात कुछ और कर रहे थे। मैं एक इनकी बात का जवाब दूंगा जो कल हमने अच्छी बात की, लेकिन मैं पुलिस के अंदर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जहां ऐसे लोग भी हैं कि जो लोग अपनी फरियाद लेकर जाते हैं उनकी बात नहीं सुनते। आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा कि एक खातून ने वीडियो वायरल की कि उसको जिस ब्रूटल तरीके से मारा गया और फटे हुए कपड़ों के साथ वो गई, 3 दिन तक थाने में जाती रही, उसकी FIR नहीं दर्ज की गई। लेकिन उसके बाद जो है जब उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, उसके ऊपर उसने वीडियो वायरल की तो एक डमी FIR काट के जो है उसको पकड़ा दी गई और उसके बाद मुलजिम को भी काफ़ी फराम की गई, उसने जाके जमानत करा ली और आज भी वो उसको जो है धमकियाँ देता फिर रहा है। मैं मानता हूँ पुलिस के अंदर अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो आवाम उनके पास जाती है इंसाफ लेने के लिए, शिकायत करने के लिए जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। जो ना अच्छे लोग जो हैं बड़े नायाब हैं, बड़े कम हैं, ये भी हम इस चीज़ को भी जानते हैं। एक वक्फे का वक्त है जी, वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं तो इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर पुलिस FIR क्यों दर्ज नहीं करती है। अगर किसी को कोई शिकायत है किसी के खिलाफ तो वो FIR तो एक बुनियादी हक है किसी भी शहरी का, वो क्यों दर्ज नहीं होती है, रिपोर्ट क्यों नहीं, वो इस हवाले से बात करनी है हमें। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम न्यूज़ कैफे में बात कर रहे हैं ख़वातीन पर तशद्दुद और कानूनी सज़ाओं के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में माहिर क़ानून जनाब लियाकत अली खान साहब मौजूद हैं। अच्छा, वक्फे से पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर किसी खातून के साथ या किसी भी शहरी के साथ अगर ज़्यादती होती है, तशद्दुद होता है, तो सबसे पहले तो उसको पुलिस में जाके रिपोर्ट करना है, कि बताना है कि जनाब इन्फॉर्म करना है उन्हें कि मेरे साथ यहाँ पे ऐसा हुआ है। पुलिस का काम है कि वो
FIR दर्ज करें, मगर वो कच्ची रिपोर्ट जो है वो रोजनामचे में वो लिख लेते हैं, मगर रिपोर्ट FIR नहीं दर्ज करते। तो ये क्यों करते हैं ऐसा? क्या फर्क पड़ता है एक पुलिस SHO की मतलब लाइक उसके करियर पे क्या फर्क पड़ जाता है जो वो FIR दर्ज नहीं करते हैं? देखिए फ़हीम भाई, आपने अभी कहा कि हर शख्स का बुनियादी हक है FIR दर्ज कराना। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये थाने जो बनाए गए हैं ये जराइम की रोकथाम के लिए बनाए गए हैं कि लोगों की जान और माल की हिफाजत की जाए। अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसको जो है ना गिरफ्तार करके उसको कानून के हवाले किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और जो विक्टिम है या मुतासरा शख्स है उसको इंसाफ दिया जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि थाने, जितने भी थाने हमारे मुल्क के अंदर बने हुए हैं, वो या तो उनके ऊपर सियासी असर रसूख है या फिर जो है वो रिश्वत के बगैर आपका काम नहीं होता है। आप अंदाज़ा लगा लें कि आप एक जायज़ काम के लिए जाते हैं, वो भी आपका जायज़ काम नहीं होता। अभी आपने खुद कहा ना कि वो कच्ची रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। देखें, जहाँ पर कोई कागनिजेबल ऑफेंस बनता है, यानी काबिल दस्त अंदाजी जुर्म, ऐसा जुर्म जो काबिल दस्त अंदाजी है, कानूनन जुर्म है, पुलिस को ये इख्तियार है कि अगर कोई शख्स उस जुर्म की रिपोर्ट करता है तो उसका बयान 154 का स्टेटमेंट ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उसको रिकॉर्ड करें और उसको FIR में कलम बंद करें और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है उस FIR को SIU के पास भेजा जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि जो वाक़या हुआ है और जो उसके अंदर कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट किया जाए और उसकी फौरी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब यहाँ होता यह है कि SHO के पास आप रिपोर्ट करने के लिए जाएं, या तो आपको SHO नहीं मिलेगा या फिर आपके पास वो थाने में हेड मॉरल बैठे हुए हैं या ड्यूटी अफसर बैठा हुआ है, आपको तरह से जो ना उसको तंग करेंगे, आपको टहलाएंगे। यानी कि जो शख्स मदद लेने के लिए गया है, जो इंसाफ लेने के लिए गया है, किसी वाक़े की रिपोर्ट करने के लिए गया है, तो वो आपको बिला वजह जो है उसमें आपको परेशान करेंगे ताकि ये चला जाए। लेकिन क्यों? उसकी वजह यह है, देखें उसकी वजह यह है, दो तरह की हो सकती है। एक तो अगर वारदातें उस थाने के हदूद में होती हैं तो उसमें SHO से पूछगिछ होती है कि इतनी FIR हैं, आप क्यों दर्ज कर रहे हैं। अच्छा, ये इतने जराइम हुए हैं, इतने जराइम हुए हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर वो साफ ज़ाहिर उनको इलीगल ग्रेटिफिकेशन जो है अगर आप दें तो आपका नाजायज़ काम भी आपका हो जाता है, अगर आप नहीं देंगे तो आपका जायज़ काम भी नहीं होगा। तो ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से जो है ना तंग किया जाता है। या तो फिर आप असर रसूख वाले हैं, आप जाएंगे तो आपका फ़ौरन काम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि FIR तो हर शख्स का बुनियादी हक है। अगर वो झूठी FIR दर्ज करवाता है तो उसके लिए 182 का कानून भी मौजूद है। बिल्कुल अगर कोई शख्स किसी शख्स के ऊपर जाके झूठा इल्ज़ाम लगाता है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो 182 के तहत जो है ना उसकी झूठी FIR उसको B क्लास किया जाएगा और उसकी कार्रवाई जो है इलाका SHO कैलेंडर बना के भेजेगा कंसर्न मजिस्ट्रेट को और उसके ऊपर उसको जो है बाकायदा कागज़ लेगा मजिस्ट्रेट और उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी जो ना कि झूठी FIR कराने वाले के ऊपर भी सजा है, उसकी वारंट भी निकलेंगे, उसको जमानत भी करानी पड़ेगी और कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ेंगे जो ना। तो ये हर शहरी का, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उल्टी गंगा बह रही है कि आप जो है आपके साथ वाकया हो जाए, आप अपने जायज़ काम के लिए चले जाएं तो आपकी कोई भी जो है ना वो सुनवाई नहीं होती। पहले आपसे कहेंगे एप्लीकेशन लिखवा के लेके आएँ, फिर आप हेड मॉरल के बाद जमा कराएंगे, फिर वो मार्क होगी, आपको 3-4 दिन उसी में लग जाएंगे। जो वो भी कंटिन्यूसली आप सिफारिश होनी चाहिए या आपके पास पैसे होने चाहिए तो तब जाके जो है वो आपकी रिपोर्ट होती है। ये मतलब ज्यादातर केसेस की हम बात कर रहे हैं, ऐसा ही होता है। इसका हल जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं हम कि किस तरह कोई ना कोई ऐसा रास्ता तो होगा कि कोई भी शख्स जो है, कोई भी फर्द अगर रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहे तो वो उसकी रिपोर्ट दर्ज हो सके। उसका क्या तरीकाकार है ये भी हम आपसे जानते हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो तशद्दुद के वाक़यात हैं इनकी क्या क्या सजाएं हैं, इस हवाले से भी हमने बात करना है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी खुरम लोधी बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। खुरम लोधी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुरम साहब, क्या कहेंगे खवातीन पर होने वाले तशद्दुद के वाक़यात के हवाले से? फहीम भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप बहुत अरसे बाद आप लोगों ने कॉल लेना शुरू करिए, तो काइंडली रोज ही कॉल लिया करें हर मौजूद के ऊपर। ठीक हो गया। दूसरा बात ये कि देखिए खवातीन के ऊपर तशद्दुद जो हमारे माशरे का और नासूरों की तरह एक नासूर ये भी है ना, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो किरदार है मेरी नजर में वो पाकिस्तान में अदल होने का बहुत बड़ी वजह है ना इसकी। ठीक है। किसी बुजुर्ग ने एक बड़ा जबरदस्त कौल फरमाया कि ताखीर से किया गया अदल अदल नहीं होता ना। अब उस बेचारी कोई खातून अगर अदालत में चली भी जाती है अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर,
तो उसको अदल मिलने में इतना टाइम हो जाता है जिसकी कोई हद ही नहीं। अब जैसे अभी जो मोटरवे का वाक्य हुआ, अभी तक उनके मुजरिमों को कोई सजा ही नहीं मिल सकी, मीडिया ने इतना हाईलाइट किया, सब कुछ किया, तो अब किस चीज का सबूत, किस चीज की गवाह, किस चीज की कुछ। तो माजरत के साथ के सबसे बड़ा जो औरतों के ऊपर तशद्दुद के अंदर मददगार है ना, वो पाकिस्तान का ये कानून के जो ये सिस्टम है ना, ये है। अगर ये सिस्टम सही हो जाए सब चीजें खुद ही ठीक हो जाएगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, आपकी राय जो है वो हम तक पहुंच गई है। लियाकत भाई, इनका जवाब देने के लिए तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। तो फिर एक वक्फा ले रहे हैं हम लोग, एक वक्फे से वापस आते हैं। तो जो खरमदुद्दीन साहब ने कहा, इस हवाले से बात करेंगे। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफे में। न्यूज़ कैफे में हमारे साथ आज मौजूद है लियाकत अली खान साहब, जो कि माहिर कानून है। लियाकत भाई, वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि खवातीन पे होने वाले तशद्दुद के वाक़यात इसलिए कम नहीं हो रहे क्योंकि एक तो कानून की वजह से और दूसरा अदलिया की वजह से, मतलब वो जो किरदार होना चाहिए वो भी नहीं है इस जानिब से। इस वजह से वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और रोकथाम जो है मुश्किल है। क्या कहेंगे? देखिए, अदलिया तो बाद में आती है, पहले जो है ना, पहले जो हमारी पुलिस है। अच्छा, सबसे पहले आती है वैसे अदलिया भी? नहीं, देखें, अदलिया के पास तो जो आप केस बना कर लेके जाएंगे, देखें उस वक्त कोर्ट जाके फैसला करेगी जब आप मजबूत केस पेश करेंगे, गवाह मजबूत करेंगे। जब आपका केस कमजोर होगा, आपके गवाह मुकर जाएंगे, आप शवाहिद नहीं देंगे, तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलेगा? अच्छा, उनका कहना था कि एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है कि कोई भी औरत जो है वो आसानी से अदालतों में जा सके, और वहां पे अगर चली भी गई है तो वो इतना एक तवील वक्त गुजर जाता है कि वो जो असल जो मुद्दा होता है वो पीछे ही रह जाता है। जी बिल्कुल। आप देखिए, उनकी ये शिकायत दुरुस्त है, लेकिन इसको जो है ना, इसकी इस्लाह करने के लिए हम देख रहे हैं कि जो है ना बड़ी तेजी से काम हो रहा है और काफी बेहतरी आई है। जो केसेस साल साल चलते थे, हमने देखा कि अब वो स्पीड से चल रहे हैं और बाकायदा अदालतों की तादाद भी बढ़ाई गई है और उनको जुडिशरी को काफ़ी फैसिलिटेट भी किया गया है और इसकी जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है। आज आपको बायोमेट्रिक सिस्टम मिलेगा, आपको हर केस की जो प्रोसीडिंग है आपको जो है ना पूरी आपको नेट पे मिलेगी। इसके अलावा जो है ना आप देखेंगे कि जो केसेस का डिस्पोजल है वो बड़ी तेजी से है। जजेस की तादाद बढ़ाई गई है, अदालतों की और अदालतें बढ़ाई गई हैं, तो इसके ऊपर काफी तेजी से काम हो रहा है। लेकिन जो मेन जो बात हम कर रहे थे ना, देखिए जो सिस्टम की खराबी है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ऐसा जो ना ये चीजें जो है ना सही हो जाएंगी। जहां हम पहले काफी वक्त लगता था, आप कम वक्त लग रहा है। अब लोगों की एक्सेस ज्यादा है, लोगों की रसाई ज्यादा है, लेकिन जराइम भी उसी हिसाब से हो रहे हैं। जितनी आबादी बढ़ रही है उतनी जो है ना वो जराइम भी बढ़ रहे हैं जो ना। देखिए, इसके अलावा हम बात कर रहे थे FIR के ऊपर जो ना, तो अगर पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं करती तो उसकी भी रेमेडी है। अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं लेते, आप उसको बाज़रिया TCS भेजें, हायर अथॉरिटीज़ को भेजें और उसको पुलिस को भेजें। वो TCS एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी FIR नहीं होती तो फिर आप वकील जाकर करें और 22A के तहत जो है पिटीशन फाइल करें, डायरेक्शन लें कोर्ट से जो है कि पुलिस आपका जायज़ मसला है उसकी FIR दर्ज नहीं कर रहा, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट जज जो है जो कंसर्न SHO होगा उसको बुलाएगा और उससे पूछेगा, उससे बात पर्स करेगा और देखेगा कि पुलिस जहाँ पे गलत है और जो हमारे पास है जो ना। लेकिन बात ये तो पुलिस वाले मतलब दुश्मन तो नहीं रहते उस शहरी के ये हमने दर्ज नहीं की तो ये ऊपर से घूम के आ गए? ऐसा नहीं है कि वो उसके दुश्मन क्यों बनेंगे जो ना। एक कोर्ट की एक प्रोसेस है जो ना, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसके तहत वो गया, उसने थाने में अप्रोच किया, उसकी बात नहीं सुनी, उसके बाद उसने कोर्ट के जरिए डायरेक्शन ली। अगर वो उसकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर अदालत मौजूद है ना, फिर उसका अदालत का कहना भी नहीं मानेंगे, उस शहरी को तंग करेंगे तो उसके लिए फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, फिर हरासमेंट की पिटीशन भी है, फिर उसको जाना अदालत पूछेगी कि भाई आप इसको क्यों तंग कर रहे हैं। सही। अच्छा, खवातीन पे होने वाले तशद्दुद के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो सबसे जो कॉमन है वो है खवातीन में घरेलू तशद्दुद जो होता है, तो इसकी सज़ा जो है वो क्या हो सकती है और इसके लिए एक खातून को क्या मतलब एक्शन लेना चाहिए, इस बारे में बताइए। देखिए, अभी हमारे पास एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये पहले नहीं था।
और अब एक नया कानून आया है कि अगर शौहर बीवी को घर से निकाल देता है और उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है और उसको मेंटेनेंस नहीं देता है, उसको घर में नहीं रखता है, तो उसके लिए जो है ना आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अगर उसमें शौहर, ससुर, नंद और उसके दीगर फैमिली के जो लोग हैं, अगर वो उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं और उसको जो है ना बिलावजह तंग करते हैं, और तो वो खातून जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कंसर्न जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसके पास प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकती है और कोर्ट उसको न सिर्फ रजिस्टर करती है बल्कि उस पर शोकाज इशू करती है और थ्रू SHO उनको बुलवाती है। ऐसे कई कंप्लेंट्स मैंने अभी फाइल की, उसके अंदर हमने बुलवाया उन रेस्पोंडेंट्स को, जवाबदारों को, उनके हस्बैंड को, तो कोर्ट ने फैसले करवा दिए और वहाँ उनका कंप्रोमाइज़ हो गया और आज जो है ना वो बेहतर तरीके से जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। बिल्कुल सही होगा जी। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद इसी हवाले से लियाकत अली खान साहब से जानेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहता हूँ मैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ लियाकत अली खान साहब मौजूद हैं और ख़वातीन पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तशद्दुद के कौन कौन से वाक़यात हैं और उनकी क्या क्या सज़ाएँ हैं, ज़रा इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए, इसमें मुख्तलिफ ऑफेंसेस होते हैं। अब अगर कोई खातून ज़ख्मी हो जाती है, उसका मेडिकल होता है, तो उसकी सज़ाएँ अलग हैं दोनों, उसमें जो डॉक्टर तजवीज़ करता है। बाकी 354 है, 354A है। 354 मतलब आप उसको थप्पड़ मारने, उसको जो नाराज़ करना, धक्के देना। अब उसमें धमकी के ऊपर 506 है, 504 है सेक्शन जो है ना, अगर उस खातून के कोई कपड़े पड़ जाते हैं जो है ना, उस पर 354A है। तो मुख्तलिफ जो है ना जो दफ़ात हैं उनकी मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं। किसी में 1 साल है, किसी में 2 साल है, किसी में 3 है, किसी में 5 है। तो वो डिपेंड करता है वाक़े के ऊपर जो ना। तो इनके जो फैसले हैं उसके लिए सालों तो नहीं गुजर जाते कोई? देखिए, जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है उसके लिए तो आपको साफ ज़ेर पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती है, उसके लिए FIR दर्ज करवानी पड़ती है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, आप जाकर आगे उसको सज़ा करवाते हैं। बाकी जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया है उसके लिए आप डायरेक्टली अप्रोच करते हैं कोर्ट को और कोर्ट जो है ना वहाँ से उसमें एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद सजा देती है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच लियाकत अली खान साहब। आपसे आज हमने बड़ी मुफीद मालूमात हासिल की इस हवाले से और मैं इस मौजू के इख्तिताम की तरफ आते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हम सब अपने सराउंडिंग में किसी न किसी ऐसे कपल को, ऐसे जोड़े को जानते हैं कि जहाँ पे उनके हालात आपस में कुछ ठीक नहीं होते, कोई हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा और बहस तकरार रहती है, तो हमें अपना किरदार किस तरह अदा करना है, हमें उन दो लड़ने वाले लोगों को आपस में मिलाना है, हमने अपना उनकी लड़ाई खत्म करवानी है, ना कि किसी एक को जो है वो गलत सपोर्ट करके या मतलब बगैर किसी समझदारी के और इसे सपोर्ट करके लड़ाई झगड़े में अगर इजाफा कर रहे हैं तो हम एक बहुत गलत किरदार अदा कर रहे हैं। दो लड़े हुए लोगों को मिलवाना, यही मेरा ख्याल है कि एक बेहतरीन फैसला है। इसी बात के साथ मैं आप सब दोस्तों से इजाजत चाहता हूं, इंशाअल्लाह आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।